हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के पॉलिटी के। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ जुडिशरी। देखिए, हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए थे आपको, और 3 ऑर्गन में पहला एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी और फिर लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हम कवर कर चुके हैं और जुडिशरी की फाइनली बारी है। चलिए शुरू करते हैं कि बहुत इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि मैनी टाइम्स कोर्ट्स आर सीन ओनली एज ए आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पार्टी। बहुत बार क्या देखा गया है कि जो कोर्ट्स हैं हमारे देश में, वो एक आर्बिट्रेटर का काम करते हैं, एक मध्यस्थता करते हैं यदि इंडिविजुअल्स या प्राइवेट पार्टीज के बीच में विवाद हो जाए। लेकिन जुडिशरी परफॉर्म करती है कुछ पॉलिटिकल फंक्शन भी साथ ही साथ। जुडिशरी एक गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो 1950 से जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में, इंटरप्रेट करने में। इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे कि क्या रोल है जुडिशरी का, क्या इंपॉर्टेंस है ना। और नेक्स्ट इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स यू हैव ऑलरेडी रीड, या आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जो जुडिशरी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ने वाले हो कि मीनिंग और इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट कर रही है हमारे राइट्स को, रोल क्या है उसका, रोल जुडिशरी का इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो रिलेशनशिप है जुडिशरी और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, वो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारा कि वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्यों आवश्यकता है। देखिए, किसी भी सोसाइटी में जो विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो होने ही होने हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, या इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में, या गवर्नमेंट और ग्रुप के बीच में। ये सारी चीज़ होनी होनी है, विवाद तो होंगे। तो ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये सेटल्ड किए जाते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। और वो इंडिपेंडेंट किस प्रिंसिपल पे चलती है? वो इंडिपेंडेंट जो बॉडी है वो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ पे चलती है। और ये जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, ये कहता है कि जो सभी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मैन हो, वुमेन हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड कास्ट हो, वो कोई भी हो, वो सेम लॉ के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। सो जो प्रिंसिपल रोल है जुडिशरी का, वो ये है कि वो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करे और लॉ की सुप्रीमेसी, लॉ को सबसे सर्वोच्च रखे। ठीक है, साथ ही साथ इंडिविजुअल के राइट की कैसे सुरक्षा करनी है, डिस्प्यूट कैसे सेटल करने हैं लॉ के द्वारा, एंड इंश्योर करना कि जो डेमोक्रेसी है डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप, किसी एक इंडिविजुअल के हाथों में या किसी ग्रुप के हाथों में तानाशाही नहीं हो। तो इस चीज को, इस ऑर्डर को बनाने के लिए जरूरी है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट काम करती है पॉलिटिकल प्रेशर में भी। ठीक है, और पॉलिटिकल प्रेशर सबसे कम हो। जुडिशरी में क्या होगा कि नेसेसरी, ये जरूरी है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो पॉलिटिकल प्रोसेस से इंडिपेंडेंट हो रहे, पॉलिटिकल प्रेशर से। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाउ इज दिस इंडिपेंडेंस इंश्योर, कैसे जुडिशरी की, न्यायपालिका की आज़ादी इंश्योर होगी, क्या मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। देखिए, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से ये मतलब है कि जो अदर ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो उसकी फंक्शनिंग में बाधा ना डाले, कोई भी ऐसे बाधा ना डाले कि वो जस्टिस करने के लिए भी ना हो तैयार रहे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरे ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं वो इंटरफेयर ना करें जुडिशरी के किसी भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जुडिशरी का आया तो उसमें इंटरफेयर ना करें। और तीसरा, जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर, बिना डर के, बिना किसी के प्रति फेवर करके जज जो है वो इंडिपेंडेंट अपना काम करें, परफॉर्म करें अपने फंक्शंस को। सो जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी की यहाँ कमी है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस, का मतलब ये नहीं है। जुडिशरी एक पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका कंट्री में पार्ट है जुडिशरी। सो इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल है जुडिशरी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में, एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल है। ठीक है, तो कैसे जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, वो प्रोवाइड होती है और प्रोटेक्ट होती है। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। बहुत सारे मेजर हैं जिससे इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है इंश्योर होती है। जो लेजिस्लेचर है वो इन्वॉल्व नहीं होता अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस में। जो जज का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें लेजिस्लेचर की कोई भूमिका नहीं होती, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और ये बिलीव किया जाता है, इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो रोल प्ले नहीं करेगी अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस में जज का। सो इन ऑर्डर टू अपॉइंटेड एज ए जज, एक जज को अपॉइंट करने के लिए अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज ए लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ में अच्छी तरीके से उसकी जानकारी हो, लॉयर रहा हो, उसका लॉयर का एक्सपीरियंस हो, तो जब भी तो जज बनेगा वो। सो पॉलिटिकल ओपिनियन पर्सन की या उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी वो क्राइटेरिया नहीं बनती अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी। तो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में ऐसा नहीं कि उसका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है किसी पर्सन का, या पॉलिटिकल किसी के प्रति वो लॉयल है, ये दिक्कत ये नहीं होता। तो जजेस का जो है एक फिक्स टेन्योर होता है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर नहीं होते जब तक वो ऑफिस करते हैं। ओनली कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में जजेस को रिमूव किया जाता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर करता है कि जजेस जो है बिना फियर बिना फेवर के काम करें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रिस्क्राइब करता है एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर रिमूवल ऑफ जजेस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बिलीव किया कि ये डिफिकल्ट है, दैट ए डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर ऑफ जुडिशरी। तो ये प्रोसीजर है रिमूवल का जजेस का, डिफिकल्ट प्रोसीजर जो रिमूवल है जजेस का, वो सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस देगी मेंबर ऑफ जुडिशरी को। जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटर पर, किसी पर भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है सैलरी अलाउंसेस जजेस की आर नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के अप्रूवल से पे सब्जेक्ट नहीं होती। जो एक्शन है, डिसीजन है जजेस के, वो इम्यून होते हैं फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो भी एक्शन है, जो जजमेंट है, वो पर्सनल क्रिटिसिज्म से उनको बचाया जाता है, इम्यून है। और जुडिशरी जो है उसके पास पावर है कि वो पेनलाइज कर सकते हैं उनको जो गिल्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर करता है कोई, कोर्ट की अवहेलना करता है, तो उसको गिल्टी ठहराना जुडिशरी की पावर है, वो पेनलाइज कर सकती है। सो ये जो अथॉरिटी है कोर्ट की, वो देखी जा सकती है कि एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन है जजेस के लिए कि वो अनफेयर क्रिटिसिज्म से बच सकें। और पार्लियामेंट कभी भी जो भी जजेस का कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं करती, केवल जब तक प्रोसीडिंग है रिमूव अ जज इज बीइंग कैरिड आउट, जब तक भले पार्लियामेंट जो है वो कभी भी जजेस के कंडक्ट, जजेस का जो कार्यवाही है, जो कार्य करते हैं जज, उनके कंडक्ट पे कभी भी डिस्कस नहीं हो सकता पार्लियामेंट। केवल जब होगा जब किसी जज को रिमूव के होने की बात चल रही होगी। तो रिमूवल अगर जज का चल रहा है, उसकी बात चल रही है, तो ही प्रोसीडिंग उस जज की कार्यवाही कंडक्ट कर सकते हैं। दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज। ये क्या देता है? जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देता है टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। कभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा है जजेस का अपॉइंटमेंट, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट रहा। और इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, एक डिफरेंस दिखाता है कि जो सर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अ डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है जजेस की, उनके व्यूज की अबाउट एक्टिव और असर्टिव जुडिशरी की या कंट्रोल्ड और कमिटेड जुडिशरी की, हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फेट ऑफ द लेजिस्लेशन इनेक्टेड। जो लेजिस्लेशन इनेक्ट हुआ उस पर निर्भर करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सभी इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट से। सो एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ओवर द ईयर्स एक कन्वेंशन जो है वो डेवलप्ड हुआ जहाँ सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो जो सीनियर मोस्ट, जो वरिष्ठतम हैं, उनके यानी एज के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये कन्वेंशन 2 बार टूट चुका है। एक टूटा है 1973 में, जब AN रे को अपॉइंट कर दिया गया CJI
3 सीनियर जजेस थे, यानी उनके ऊपर 3 सीनियर जजेस थे, उनको हटा के एन रे को 1973 में अपॉइंट किया गया। अगेन एक बार फिर जस्टिस एम.एच. बेग को जस्टिस एच.आर. खन्ना को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया 1975 में। तो दो बार ये टूटा है। चीफ जस्टिस हमेशा जो कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम में क्या रहा है, सीनियर मोस्ट रहा है। जो दूसरे जजेस है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के साथ प्रेसिडेंट जो है उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंट करते हैं। और दिस इनफैक्ट मीन की जो फाइनल डिसीजन है मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट में, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही रहता है। ठीक है, व्हाट देन, तो वाज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, आपने कहा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन कुछ मायने रखता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मैटर आया और 1982 और 1998 के बीच में इनिशियली क्या कर रहे थे, कोर्ट ये फील कर रहे थे जो रोल है चीफ जस्टिस का वो प्योरली कंसल्टेटिव है, ये बस कंसल्ट कर सकता है। और देन इट टुक द व्यू दैट कि जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस की मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट को फॉलो ही करना चाहिए, बाध्य हो जाए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन पे आया, एक नोवल प्रोसीजर पे आया, जिसने उसको कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं उन पर्सन्स का नाम जो अपॉइंट होने हैं, और किसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो भी हैं उनके साथ कंसल्ट करो, और उसके बाद कंसल्ट के बाद रिकमेंड करने हैं नाम। तो जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर लिया कि प्रिंसिपल ऑफ कलीगियलिटी है इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, यानी सीजीआई और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट कलीग रहेंगे, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कलीगियलिटी कहा गया, कि वो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देंगे। एट द मोमेंट देयरफॉर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो डिसीजन है ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का कैरीज ग्रेटर वेट, उसको ग्रेटर वेट मिलेगा। और इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी के लिए। तो सीजीआई 4 सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस। अब जजेस को अपॉइंट हो गया था, लेकिन रिमूव कैसे करेंगे? सो जो रिमूवल है जजेस का सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। जो जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो केवल एक ही ग्राउंड पे रिमूव हो सकता है, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी, या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ये 2 जो है ग्राउंड जो हैं वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये क्या है, ये डिटेल में जो है व्याख्या नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। सो मोशन जो है जिसमें चार्जेस लगे हैं जज के खिलाफ, वो मस्ट होना चाहिए अप्रूव स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, जब जाके जज जो है रिमूव होगा उस रेजोल्यूशन पे अगर वोट पड़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई स्पेशल मेजोरिटी क्या है, बाकी स्पेशल मेजोरिटीज़ पे कितनी टाइप की मेजोरिटी क्या क्या होती है, सिंपल स्पेशल, ये पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा। चलिए, सो वी हैव स्टडीड इन चैप्टर ऑफ इलेक्शन की क्या है स्पेशल मेजोरिटी, और ये क्लियर है इस प्रोसीजर से कि जो रिमूवल है जज का वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, अनलेस देयर इज अ जनरल कंसेंसस अमंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक एक जनरल कंसेंसस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं बनता, ये डिफिकल्ट होता है, जज रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट कि जो वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट जब हम करते हैं, एग्जीक्यूटिव एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेजिस्लेचर के पास पावर होती है रिमूवल करने की, और ये इंश्योर करता है कि दोनों बैलेंस ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों बने रहें। सो फार केवल एक केस रिमूवल ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट का अभी तक सामने आया है पार्लियामेंट के सामने, और इस केस में जो मोशन है गोट 2/3 मेजोरिटी, मोशन को तो 2/3 मेजोरिटी मिल गई, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिला मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का, एंड देयरफॉर जज वाज नॉट रिमूव, जज जो है वो रिमूव नहीं हुआ। तो 2/3 मेजोरिटी मोशन को तो मिल गई कि मोशन पे सहमति होगी, लेकिन फाइनल जब वोटिंग हुई तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की सपोर्ट उसको नहीं मिला, देयरफॉर जज रिमूव नहीं हुए। तो वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या था रिमूव जज करने के लिए, लेकिन 1991 में पहली बार मोशन पास होता है रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, जो 108 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा साइन किया जाता है। उनका नाम है जस्टिस वी रामास्वामी था। उनके टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा के रहे हाई कोर्ट के वो,
वो फंड को मिसअप्रोप्रिएट करने का उन पर चार्ज लगा, अक्यूजेशन लगा। और 1992 में पार्लियामेंट के बाद एक रिमूवल प्रोसीडिंग, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन उनके ऊपर बैठाया गया। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो जस्टिस वी रामास्वामी हैं वो गिल्टी हैं विलफुल और ग्रोस मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड मोरल टर्पिट्यूड बाय यूजिंग पब्लिक फंड फॉर प्राइवेट पर्पसेस। पब्लिक फंड को प्राइवेट पर्पस के लिए उन्होंने यूज़ किया और स्टैट्यूटरी रूल के खिलाफ था। वाइल सर्विंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट के बाद रामास्वामी ने पार्लियामेंट्री मोशन में सर्वाइव किया रिकमेंडिंग रिमूवल, और जो मोशन था जो रिमूवल को रिकमेंड कर रहा था उसको 2/3 मेजोरिटी अमंग द मेंबर मिल गई जो प्रेजेंट और वोट कर रहे थे। बट कांग्रेस पार्टी वोट से एब्सटेन हो गई हाउस में। देयरफॉर जो मोशन था वो उसको 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस नहीं मिल पाया, यानी पूरे हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ में 1/2 भी नहीं मिल पाया, मोशन पास नहीं हुआ और जस्टिस वी रामास्वामी का अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो गया जज का रिमूव का। तो ये था आपका कि कैसे जज अपॉइंट हुए, रिमूव हुए और कैसे एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिला। वहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले पार्ट में हम देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।